नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 7,23,000 से अधिक पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के पार। चारधाम को लेकर दून अस्पताल तैयार। दून अस्पताल यात्री के स्वास्थ्य को लेकर संजीदा। मेडिकल कॉलेज भी इसको लेकर तत्पर। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में रील पर लगेगा प्रतिबंध। मंदिरों में चल रही तैयारी। चारधाम में रील प्रतिबंध की तर्ज पर लिया गया फैसला। चारधाम यात्रा होगी और अधिक सुगम। देहरादून पुलिस ने उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। ऋषिकेश में हेल्पलाइन नंबर हुए जारी। यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी होगी उपलब्ध। ई स्वास्थ्य धाम ऐप की हुई शुरुआत। श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिया बयान। कहा, श्रद्धालु ऐप पर अपना डेटा अपलोड करें। जगह जगह पर श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग। पहाड़ों पर आफत की गर्मी। वनाग्नि की घटनाएं फिर हुई शुरू। प्रमुख वन संरक्षक ने दिया बयान। कहा, 41 मोबाइल क्रूज स्टेशन यात्रा रूटों पर लगे। मसूरी में रिस्पना नदी के उद्गम स्थल मौसी फॉल में सीवरेज और गंदगी डालने की शिकायत। रिस्पना नदी हुई बदबूदार और गंदी। स्थानीय निवासियों में दिखा भारी आक्रोश। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। देहरादून में अपराधियों की पुलिस ने निकाली बारात। ढोल नगाड़ों के साथ किया जनपद की सीमा से बाहर। गुंडा अधिक के तहत अपराधियों को दून पुलिस ने किया तड़ीपार। जिलाधिकारी ने 6 महीने के लिए जिला बदर करने के दिए थे आदेश। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे यात्रियों ने किया हंगामा। रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी से नाराज यात्रियों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। एसडीएम और पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल यात्रियों को कराया शांत। उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग पर वाहन हुआ दुर्घटना का शिकार। हादसे में 4 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में जनसभा में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। आज मैं आप सबके बीच में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए आप सबका मत एवं आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और आप सबने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के कामों को देखा है। उन्होंने देश में केंद्रीय मंत्री रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है। आप सबके लिए गौरव की बात है कि आपने जिनको सांसद के रूप में चुना, वो आदरणीय मोदी जी के सहयोगी बनकर मंत्रिमंडल में शामिल होकर पूरे देश में उन्होंने फरीदाबाद का और पूरे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। भाइयों बहनों, फरीदाबाद के इस गौरव को जो आपकी तरह ही सहज हैं, आपकी तरफ सरल हैं और कभी लगता नहीं है उनसे मिलने के बाद। मैं अनेक बार उनसे मिला हूं। जितनी बार भी मिला हूं, इतनी सहजता से मिलते हैं। कभी उनके अंदर इतना सा भी नहीं दिखाई देता कि वो इतनी बार इतने क्षेत्रों का, लोकसभा का, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 25 मई को एकजुट होकर एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। देहरादून राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। हेमकुंड साहिब की यात्रा व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। हेमकुंड साहिब में निशान साहिब को चढ़ा दिया गया है। वहीं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब प्रबंधन समिति की ओर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया गया है, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
गोविंद घाट से गांगघरिया और गांगघरिया से गोविंद घाट तक 2 बजे तक यात्रियों की आवाजाही रहेगी। बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के लिए सिर्फ 3 दिन शेष बचे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर ये पर्व है, त्योहार है, पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर पंच प्यारों की अगुवाई लीडरशिप के अंदर में इस यात्रा को आरंभ किया है। जो उत्साह, जो आस्था, जो वाहिगुरु के नाम का जो संकल्प है, उसको देखकर आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये यात्रा बहुत मुश्किल है, टफ है, लेकिन उसी प्रकार हम सबको इसके लिए तैयार किया है कि किस प्रकार निश्चय कर अपनी जीत करो, शुभ कर्मंते कबहू न डरो। जो खालसा होता है, जो खालसे का रूप होता है, वो अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। और आज पूरे परिवार ने मिलकर हर एक यात्री को शुभकामनाएं और बधाई दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाहिगुरु हम सब हमारा साथी है और हम सब इस क्षण के साक्षी बने। we witness a beautiful spirit in the people and इस सब को देखकर लगता है कि भारत, हर एक भारतवर्ष के हर एक प्राणी की जो आस्था है अपने आप बिल्कुल अलग है। देखिए, जो ट्रेडिशनली हमारे जो 5 प्यारे हैं उनकी अगुवाई में जत्था लेके जाते हैं, तो उनको भेजने के लिए आज माननीय महामहिम गवर्नर साहब एवं संत समाज के वरिष्ठ लोग सब पहुंच रखे हैं। ये जत्था आज यहाँ से रवाना होगा और शाम को श्रीनगर पहुंचेगा। कल सुबह श्रीनगर से गोविंद घाट के लिए प्रस्थान करेगा। परसों गोविंद घाट से घाघरिया गोविंद धाम के लिए प्रस्थान करेगा और 25 तारीख को यही जत्था 5 प्यारों की अगुवाई में ऊपर हेमकुंड साहब पहुंच के हेमकुंड साहब के कपाट खोलेंगे। 4 धाम यात्रा में 4 धामों के दर्शन के लिए रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा शुरू होने से अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के शुरुआती 10 दिनों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की तुलना की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस बार 4,20,000 श्रद्धालु अधिक आए हैं। 4 धामों में भीड़ प्रबंधन में सरकारी मशीनरी के पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि पहले दिन कपाट खुलने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए क्षमता से अधिक भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार को भी 4 धाम में 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसमें केदारनाथ धाम में 38,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चार धाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इसी बीच भारी भीड़ को देखते हुए 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी केदारनाथ धाम में हो रहे वीआईपी दर्शन करने को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर वीआईपी दर्शन के मामले सामने आ रहे हैं तो उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। इन चीजों को लेकर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी भी प्रकार से दिक्कत का सामना न करना पड़े और सभी यात्री उनकी नजर में एक समान है। इसीलिए 31 तारीख तक, 31 मई तक, सब 19 तारीख से बढ़ाकर 31 तारीख तक वीआईपी दर्शनों के लिए यात्राओं को मना किया गया कि वीआईपी दर्शन पूरी तरीके से बंद रहेंगे और आगे भी इसको देखा जाएगा कि किस प्रकार से हमारे और श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। और इक्का दुक्का अगर इस तरीके की कोई मामला सामने आया है तो उस पर भी निगरानी बरती जा रही है और इस तरीके का जो मामला है उस पर ध्यान दिया जाएगा और इस तरह से यात्रियों को किसी प्रकार से असावधानी, असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस ने यात्रा को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
इन कदमों में सबसे महत्वपूर्ण है 2 अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबरों का जारी किया जाना। यात्रियों की सहायता के लिए ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में इन हेल्पलाइन नंबरों की स्थापना की गई है। बता दें कि 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्री उक्त हेल्पलाइन नंबरों के जरिए यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना पुलिस से ले सकते हैं। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में ऑफलाइन व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन भी सचेत बना हुआ है। इसी को लेकर देहरादून जिलाधिकारी सोनिका व्यवस्थाओं का जायजा लेने स्वयं ऋषिकेश पहुंची, साथ ही यात्रियों से हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में यात्रियों के रहने, खाने, ठहरने, साथ ही पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सुबह शाम भंडारे का प्रबंध भी किया गया है। चिकित्सा सुविधा हेतु 5 बेड का अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें चिकित्सकों की उपलब्धता भी कराई गई है। शहर का बड़ा अस्पताल होने के चलते डून मेडिकल कॉलेज अस्पताल 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर संजीदा है। हालांकि 4 धाम रूट पर ऋषिकेश एम्स और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पहले से ही तैयार है। बावजूद इसके डून मेडिकल कॉलेज भी इसको लेकर तत्पर है। बता दें कि डून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि 4 धाम यात्रा में आने वाले जिन यात्रियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी लाया जाता है। और क्योंकि ये एक बड़ा अस्पताल है, इसके चलते हमारी हर साल यात्रा के दौरान अतिरिक्त स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार रहती है, जिससे हम यात्रियों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। बिल्कुल, ये सरकार आज से नहीं, पिछले कई सालों से हमेशा टास्क फोर्स बनती है। और चूंकि जो 4 धाम का रूट है, उसके अंदर ऋषिकेश और श्रीनगर, ये 2 बड़ी जगह पड़ती हैं जहां पर मेडिकल कॉलेजेज हैं। तो उसमें मेन मेडिकल कॉलेज के तौर पर श्रीनगर और एम्स रहते हैं, लेकिन डून मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल होने के नाते हम लोग हमेशा यहाँ के लिए तैयार रहते हैं। तो कई बार पेशेंट हमारे पास भी रेफर किए जाते हैं और इसमें हम लोग पूरी तरह तैयार रहते हैं। इसमें मैन पावर की बात कभी भी आएगी तो हमेशा हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। उत्तराखंड में बीते हफ्तों में बारिश के चलते वनाग्नि की घटनाएं कम हुई थी, लेकिन अब तापमान बढ़ने से फिर प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं होने लगी हैं। क्योंकि 4 धाम यात्रा रूट पर भी वन क्षेत्र पड़ते हैं, ऐसे में वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको लेकर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि हमारे 41 मोबाइल क्रूज स्टेशन यात्रा रूटों पर लगे हैं, जो हर 20 किलोमीटर दूरी पर तैनात हैं। ऐसे में हम किसी भी वनाग्नि की घटना को रोकने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हालांकि वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं, बावजूद इसके पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी वन टीमें तैनात हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भले ही बीच में थोड़ी बारिश भी हो गई और अग्नि दुर्घटनाएं बहुत न्यून हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमारी सारी टीम पहले की तरह पूरी तरह सजग हैं। और 4 धाम के मद्देनज़र हमने एक और जो एडिशनल काम किया, वो हमने मोबाइल क्रूज स्टेशंस 41 इस्टेब्लिश किए हैं अपने 4 धाम रूट्स पे, क्योंकि वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल फायर होने के चांसेस बढ़े हैं। तो हमने कहा क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे लोग बहुत आवाजाही हो रही है, तो आग की घटनाएं जो भी होती हैं उसको हम तुरंत के तुरंत डाउज करें। तो इसके लिए हर 20 किलोमीटर पे हमने एक मोबाइल क्रू यूनिट इस्टेब्लिश की है और ये एक एडिशनैलिटी है इसकी। उत्तराखंड सरकार का 4 धाम मंदिरों की परिधि में रील और वीडियोग्राफी करने को प्रतिबंध करने की तर्ज पर हरिद्वार के मंदिरों में भी इसे अपनाने की तैयारी चल रही है। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया और बहुत जल्द मनसा देवी मंदिर में भी इसे लागू करने की बात कही है। ये हीरो फिल्म का बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा जब हम मनसा देवी में जाते, चंडी देवी में जाते, किसी मंदिर में जाते, गंगा जी में जाते, वहाँ हम वो भावना लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ समर्पण लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ श्रद्धा लेके नहीं जाते हैं। हमारा विश्वास नहीं होता, हमारा यही विश्वास रहता है सोशल मीडिया पे कैसे हम एक बार आ जाएं, इसके लिए हम रील बनाते हैं और इस पर बैन लगना बहुत जरूरी है। क्या मनसा देवी में भी इसकी शुरुआत की जाएगी?
मेरा प्रयास रहेगा और मैं बहुत जल्दी शायद आप सबको बुला करके ऐसा मैं कार्य करने जा रहा हूँ। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में बायोडायवर्सिटी म्यूजियम बनाया गया है। इस बायोडायवर्सिटी गैलरी में फोटोज को बेहतर लाइटिंग के साथ प्रदर्शित किया गया है। इस गैलरी के आकर्षण का केंद्र गैलरी में दाखिल होते ही सुनाई देने वाली वो आवाज है जो आवाजें जंगल में होने का एहसास कराती हैं। देखिए जनता टीवी से संवाददाता संजय प्रसाद की रिपोर्ट। जैव विविधता, जी हाँ, जैव विविधता हमारे समाज का और एटमॉस्फेयर का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसी को दर्शाती ये तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, उसी को दर्शाती ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि हमारे जो जैव विविधता है, जो जैव विविधता संपन्न हमारा उत्तराखंड है, वो किस तरीके के निवास स्थल है, किस तरह के फूलों का, पौधों का और किस तरीके के जंगली जानवरों का, पक्षियों का जो एक निवास स्थल है वो ये दर्शाती हैं। जैव विविधता दिवस के मौके पर उत्तराखंड हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में एक जैव विविधता को लेकर पूरा एक एडिटोरियम बनाया गया है, एक प्रदर्शनी यहाँ बनाई गई है जिसमें तमाम तरह के, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम तरह की उत्तराखंड के जो जंगलों में पाई जाती हैं वनस्पतियाँ हैं या पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पक्षी और जानवरों के यहाँ तमाम तरह की जो तस्वीरें लगाई गई हैं जो उनको दर्शाती हैं और उनके बारे में जो यहाँ बताया गया है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ को यहाँ बड़े बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, दर्शाया गया है। और उसके बारे में इन तस्वीरों की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये पहाड़ी जो सांप है जिसको किंग कोबरा कहा जाता है, जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके घोंसले को यहाँ दर्शाया गया है और दिखाया गया है, बताया गया है कि ये जो स्नेक है वो किस तरीके से रहता है और कैसे वातावरण में वो अनुकूल में फलता फूलता है। इन्हीं सब जैव विविधताओं को लेके ये जो बड़ा सा म्यूजियम बनाया गया है, ये अक्सर शोध के विद्यार्थियों के लिए एक ज्ञान का केंद्र बना हुआ है और हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में इस तरह से शोध के लिए तमाम जो शोधार्थी हैं, जो शोध करते हैं या फिर जो नेचर से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो अक्सर यहाँ आए जाया करते हैं और उनकी एक पसंदीदा स्थल ये बना हुआ है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पे एक हम लोगों ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। ये वर्ष 2020 से इस रिपोर्ट को जारी करने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की थी और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ के वन विभाग ने इस तरह की वार्षिक रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें हम लोग जो भी वनस्पतियों की प्रजाति संरक्षित करते हैं उनके बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हैं। और जब हम लोगों ने पहली बार ये रिपोर्ट जारी की थी वर्ष 2020 में, तो उस समय हमारे पास लगभग 1145 संरक्षित प्रजातियां थीं और आज ये संख्या लगभग दुगुनी हो चुकी है, 2147। और इसमें 100 से ज़्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आती हैं और जो रेड लिस्ट में हैं और अगर इनको संरक्षित नहीं किया था तो जो है ये प्रजातियां लुप्त भी हो सकती थीं। इनमें से बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो औषधीय गुणों की वजह से हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उदाहरण के तौर पे एक ट्राइमार प्रजाति है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों की श्रेणी में आती है। ये हमारे प्रदेश में केवल ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और देवबंद के कुछ पहाड़ी चट्टानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इस प्रजाति का लीवर के रोगों में बहुत ही अचूक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हिमालयन व्हाइट लिली है जिसको हम स्थानीय भाषा में क्षीर काकोली कहते हैं। ये गंगोत्री क्षेत्र में ही पाई जाती है, चीड़वासा और भोजवासा के आसपास। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों की श्रेणी में है और इसकी जड़ का प्रयोग च्यवनप्राश बनाने में किया जाता है। इस प्रजाति की संख्या भी विभिन्न कारणों से काफ़ी कम हो गई थी। इस प्रजाति को भी हम लोगों ने संरक्षित किया। मसूरी के पास पर्यटन स्थल कैंपटी बाजार में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जल निगम के अधिकारियों की ओर से पेयजल आपूर्ति को बेहतर करने का आश्वासन देने के बाद भी पेयजल आपूर्ति को सुचारू नहीं किया जा रहा, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं कैंपटी में समूर पवार कनिष्ठ उप प्रमुख विकास खंड जौनपुर के नेतृत्व में बैठक की गई और ये तय किया गया कि अगले 2 दिनों तक अगर कैंपटी बाजार में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित जन और मातृशक्ति एकत्रित हुई। केम्प्टी में बहुत समय से पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी और बड़ी त्राहिमाम यहाँ केम्प्टी में मची थी। तो उस संबंध में हमने विगत 2-3 दिन पहले मजबूरन बहुत जब मजबूरी हो गई थी तो हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। उसके बाद विभाग से बात हुई। वैसे विगत हमारी कई पिछले महीनों से विभाग से लगातार बात हो रही है। मसूरी अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी एवं चंबा टीरी वाले अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा था। तो परसों जो ज्ञापन हमने दिया और आज हमने एक जनसभा एकत्रित की तो उससे बड़ा फर्क पड़ा। इन्होंने विभाग ने अभी फिलहाल के लिए पाइपलाइन जोड़ दी है और 1-2 दिन में पानी देने की संभावना जताई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।